राजर्षि तुल्य कुलवंश। दक्षिण कोसल पर राज करने वाले राजर्षि तुल्य कुल के बारे में आरंग के से जानकारी मिलती है। 30 किलोमीटर दूर स्थित आरंग से जो ताम्रपत्र प्राप्त हुआ है उससे इस वंश के 6 शासकों के बारे में जानकारी प्राप्त ताम्रपत्र रायपुर से लगभग होता है। यह जानकारी नामोल्लेख तक ही सीमित है। इस वंश के अंतिम शासक भीमसेन द्वितीय ने यह ताम्रपत्र स्वर्ण नदी से जारी किया था। ताम्रपत्र से प्राप्त जानकारी के अनुसार इस वंश का पहला शासक सूरा था। जिसके नाम पर इस वंश को सूरा राजवंश भी कहा जाता है। स्वर्ण नदी के बारे में इतिहासकारों में मतभेद है। डॉक्टर वी मीरांसी के अनुसार यह जांजगीर तहसील में बहने वाला सोना नाला है। हीरालाल एस.आर. नेमा इसे अमरकंटक से निकलने वाली सोन नदी मानते हैं। यह अनुमान सही प्रतीत होता है क्योंकि अमरकंटक पुण्य क्षेत्र माना जाता है और पुण्य क्षेत्र से या उसके आसपास की नदी से ताम्रपत्र जारी करने की प्रथा रही है। आरंग ताम्रपत्र इस वंश के भीमसेन द्वितीय अपने तथा अपने माता पिता की पुण्य स्मृति में भादो माह की 18वीं तिथि को हरिस्वामी और बोप स्वामी को भट्टपालिका ग्राम में दान दिया। आरंग ताम्रपत्र की तिथि स्पष्ट पढ़ी नहीं जा सकने के कारण कुछ इतिहासकार इसे गुप्त संवत 182 7 टू 282 8 मानते हैं। आरंग ताम्रपत्र से ही ज्ञात होता है कि भीमसेन द्वितीय के पूर्व 5 और शासक हो गए। इतिहासकार काल निर्धारण के लिए पूर्व के शासकों को 20-20 साल का शासन काल देते हैं। इस परंपरा के पालन से इस राजवंश का प्रारंभ 100 साल पहले हुआ होगा। प्रथम शासक सूरा का शासन काल लगभग 500 से 520 ईस्वी तक रहा होगा। अंतिम शासक भीमसेन द्वितीय का काल 600 से प्रारंभ हुआ होगा। यह उल्लेखनीय है कि छत्तीसगढ़ के बड़े भाग पर शासन करने वाले सरबपुरियों का भी काल लगभग यही है। ऐसी स्थिति में इन दोनों राजवंशों के संबंध में गहन शोध की आवश्यकता है। दोनों वंश के शासकों ने अपने को महाराजा लिखा है। ऐसी स्थिति में हम राजर्षि तुल्य कुल के आरंग ताम्रपत्र को 182 गुप्त संवत अर्थात 501 या 502 ईस्वी का माने तो वंश का प्रारंभ 401 ईस्वी के लगभग से होता है। ऐसी स्थिति में सरबपुरियों से इनसे टकराने का प्रश्न नहीं उठता। समुद्रगुप्त के दक्षिण भारत अभियान के पश्चात की स्थिति का लाभ उठाकर सूरा ने अपने राज्य की स्थापना की होगी। सूरा के वंशजों के द्वारा गुप्त संवत का प्रयोग किया जाना इंगित करता है कि वे गुप्तों के अधीन थे, भले ही नाम मात्र के लिए हो। आरंग ताम्रपत्र के अनुसार इस वंश की वंशावली निम्नानुसार है। सूरा, दयित प्रथम, विभीषण, भीमसेन प्रथम, दयित वर्मा द्वितीय, भीमसेन द्वितीय। सूरा, दयित प्रथम, विभीषण, भीमसेन प्रथम, दयित वर्मा द्वितीय, भीमसेन द्वितीय। सूरा, दयित प्रथम, विभीषण, भीमसेन प्रथम, दयित द्वितीय, भीमसेन द्वितीय। राजर्षि कुलवंश के बारे में और कोई विस्तृत जानकारी नहीं मिलती। आरंग ताम्रपत्र से न तो इनकी राजधानी के बारे में ज्ञात होता है और न रानी, मंत्री, सेनापति के बारे में जानकारी मिलती है। संभावना यही बनती है कि रायपुर, बिलासपुर जिले के कुछ भाग ही इनके अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत रहे होंगे। इस वंश के शासन की समाप्ति वाकाटकों के आक्रमण से हुआ होगा। वाकाटक वंश का हरिसेन अपने अनंता शिलालेख में लिखवाया है कि यह कलिंग कोसल का स्वामी है। पूर्वी अभियान के दौरान राजर्षि कुल वंश का शासक परास्त हुआ होगा। इस वंश की राजमुद्रा सिंह थी। प्यारेलाल गुप्त ने इस तथ्य की ओर ध्यान आकृष्ट किया है। एक बात और है, कलिंग के खारवेल की जो प्रशस्ति उड़ीसा में है उसमें राजर्षि वंश तुल्य कुल विंसृत लिखा है। इससे लगता है कि खारवेल भी राजर्षि वंश का था। खारवेल भी राजर्षि वंश का था। राय बहादुर हीरालाल भी इस तथ्य की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं। उदयगिर के पाली लेख में खारवेल को राजर्षि वंश तुल्य कुल विंसृत लिखा है। यदि राजर्षि वंश तुल्य कुल और राजर्षि वंश कुल एक ही है तो यह बात सिद्ध हो जाती है कि खारवेल के वंश का राज्य महाकौशल में 7वीं सदी तक रहा। कलिंग में चाहे उनकी वंश परंपरा उखड़ गई हो
परंतु दंडक वन में उनके वंशजों का अधिकार बना रहना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। राय बहादुर हीरालाल ने आगे लिखा है, राजर्षि वंश तुल्य कुल वंश वाले भी रहे हो। उनके ताम्र शासन से यह बात तो सिद्ध है कि महाकौशल के मध्य स्थान रायपुर से 100 साल से अधिक समय तक उनका राज्य बना रहा। यद्यपि भीमसेन को महाराज लिखा है, परंतु उसकी विराटध्वनि ऐसी नहीं जान पड़ती कि वे स्वतंत्र या चक्रवर्ती राजा रहे हो। कदाचित ये बौद्ध राजाओं के जो भद्रावती से शासन करने थे के मांडलिक थे। इस तरह राजर्षि तुल्य कुलवंश समाप्त होता है। पहले वाकाटक, फिर नल, फिर राजर्षि तुल्य वंश छत्तीसगढ़ का प्राचीन वंश है। उसके बाद सरबपुरी वंश थे, उसको मैं अन्य वीडियो में डाल चुका हूँ। तो सरबपुरी वंश के बाद आता है पांडु वंश, जिसकी स्थापना इंद्रबल ने की थी। आइए देखें पांडु वंश के बारे में जानें। दक्षिण कोसल में पांडु वंश का शासन। सरबपुरियों के पश्चात कोसल प्रदेश में शासन करने वाला महत्वपूर्ण राजवंश पांडु राजवंश था। ये सोमवंश भी कहलाते हैं। अमरकंटक क्षेत्र सोम क्षेत्र कहलाता है, अतः इससे लगे अंचल पर शासन करने वाले सोमवंशी कहलाए। इस वंश के शासक तिवरदेव का राजिम प्लेट 1785 ईस्वी में प्राप्त हुआ था। तब से इस वंश के बारे में लोगों को, इतिहासकारों को जानकारी प्राप्त है। छत्तीसगढ़ में शासन करने से पूर्व पांडु वंश का शासन मेकल अंचल में था। पांडुवंशियों ने पहली बार इस प्रदेश को कोसल प्रदेश और अपने को कोसलाधिपति कहा। इनके ताम्रपत्र श्रीपुर से जारी किए गए। कोसलाधिपति कहा। इनके ताम्रपत्र श्रीपुर से जारी किए गए। इससे इसकी राजधानी सिरपुर मान्य की गई। यह भ्रांत धारणा फैली हुई थी कि दक्षिण कोसल में सरबपुरियों से पहले पांडुवंशियों का शासन था। अब यह धारणा निर्मूल सिद्ध हो गई है। अलेक्जेंडर कनिंघम ने पांडुवंशी तिवरदेव का काल 425 से 450 ईस्वी लिखा है, जो गलत है। दक्षिण कोसल के पांडुवंशियों की ही एक शाखा उड़ीसा में भी शासन करती थी। इतिहासकारों ने दोनों के अंतर को इस पर दर्शाने के लिए दक्षिण कोसल के राजवंश को पांडुवंश और उड़ीसा के राजवंश को सोमवंश नाम दिया। लगभग संपूर्ण छत्तीसगढ़ पर पांडुवंशियों का शासन था, ऐसा नहीं कहा जा सकता। बस्तर अंचल पर उनके शासन का कोई प्रमाण नहीं मिलता। दक्षिण कोसल में पांडुवंशियों के शासन का प्रारंभ कब से हुआ, इस पर इतिहासकारों में मतैक्य नहीं है। सरबपुरियों के काल के संबंध में जो 1 शताब्दी का अंतर था, वह इस वंश के शासन काल से भी संबंधित है। इस वंश के प्रतापी शासक तिवरदेव का काल डॉक्टर अजय मिश्र शास्त्री 660 ईस्वी, स्कूल के डॉक्टर PL मिश्रा 650। उदयन पांडुवंशियों के शासन क्रम में पहला नाम उदयन का आता है। इसका कोई ताम्रपत्र या शिलालेख प्राप्त नहीं हुआ है, परंतु उत्तराधिकारियों के लेखों में उसका नाम आया है। छत्तीसगढ़ के इतिहासकार से कोई सीधा संबंध उसका नहीं बनता है। इंद्रबल। उदयन का पुत्र इंद्रबल पांडुवंश का पहला व्यक्ति है जिसने दक्षिण कोसल के कुछ भागों पर शासन किया। भरतबल भी उसका ही नाम है। इंद्रबल भरतबल। उसका विवाह कोसल की राजकुमारी लोकप्रकाशा से हुई थी। लोकप्रकाशा, जो अमार्य कुल की राजकुमारी थी। कुछ इतिहासकारों ने व्यागराज को भी इसी कुल का माना है, कुछ उसे सरबपुरी मानते हैं। इंद्रवाज सरबपुरी सुदेवराज के यहाँ सर्वाधिकाराधिकित पद पर कार्यरत एक शक्तिशाली व्यक्ति था। इंद्रबल को खरौद के आसपास का भाग शासन के लिए सौंपा गया था। खरौद के लक्ष्मणेश्वर मंदिर का निर्माण इंद्रबल के पुत्र ईशान देव ने करवाया था। खरौद के लक्ष्मणेश्वर मंदिर का निर्माण इंद्रबल के पुत्र ईशान देव ने करवाया था। वहां प्राप्त शिलालेख से ज्ञात होता है कि इंद्रबल एक स्वतंत्र शासक था। अपने नाम पर इंद्रपुर नगर की स्थापना उसने की थी। यही इंद्रपुर ही वर्तमान में खरौद है। लक्ष्मणेश्वर मंदिर का लक्ष्मण शेष या विष्णु से कोई संबंध नहीं है। वस्तुतः यहाँ की परंपरा के अनुसार इस मंदिर में 1 लाख चावल चढ़ाना चाहिए और 1 लाख की संख्या के आधार पर इस मंदिर को लक्ष्मणेश्वर मंदिर कहा जाता है।
इतिहासकार DC सरकार ने लिखा है, चूंकि इंद्रबल अपने पिता उदयन का राज्य प्राप्त नहीं कर सका, इसलिए यह कौशल आया तथा सुदेवराज के यहाँ चाकरी कर ली। धीरे धीरे यह शक्तिशाली हो गया तथा सुदेवराज के पश्चात प्रवरराज को हटाकर गद्दी पर आसन हो गया। सुदेवराज तथा लोक प्रकाशा एक ही कुल के थे। स्वाभाविक ही है, इंद्रबल लोक प्रकाशा का पौत्र था। इस नाते सुदेवराज के दरबार में उसे अच्छी नौकरी या कहे महामंत्री के पद पर नियुक्ति प्राप्त हो गई। पूर्वी कौशल पर नजर रखने के लिए महानदी के तट पर खरौद के क्षेत्र में उसने इंद्रपुर नगर की स्थापना की, जो इस विषय का प्रमुख केंद्र था। सुदेवराज की मृत्यु के बाद सरबपुर पर सूरबल के राज्य की स्थापना हुई। प्रवरराज तथा सूरबल का आपस में युद्ध हुआ, जिसमें इंद्रबल के चाचा सूरबल का साथ दिया और प्रवरराज को पराजित कर दक्षिण कौशल पर अधिकार स्थापित कर लिया। सरबराज ने अपने स्वामी वाकटकों के साथ जो किया, उनकी पारिवारिक कहल का लाभ उठाकर स्वतंत्र शासक बन बैठा। इंद्रदेव के बाद आता है इंद्रबल के बाद नन्नदेव प्रथम। इंद्रबल के पश्चात कौन उत्तराधिकारी हुआ, इस पर मतैक्य नहीं है, प्रमाण नहीं है, तर्क है। नन्नदेव प्रथम इंद्रबल का छोटा भाई था। आरंग शिलालेख में नन्नदेव के लिए नृप शब्द का प्रयोग हुआ है। ईशान देव, जो कि इंद्रबल का पुत्र था, उसके द्वारा खरौद के लक्ष्मणेश्वर मंदिर को कुछ गांव दान में दिए गए थे। इससे अनुमान लगता है कि इंद्रबल के पश्चात ईशान ही राजा बना। तिवरदेव, जो कि नन्नदेव प्रथम का पुत्र था और उसका उत्तराधिकारी था। पांडुवंश के लेखों के अनुसार पांडुवंश का क्रम नन्नदेव प्रथम से चलता है, मगर एक ऐसा समय आया जब नन्नदेव कौशल पर नन्नदेव प्रथम इस संपूर्ण पांडु साम्राज्य का अधिपति बन गया। यह स्थिति या तो सेब दोनों शासकों को परास्त कर दोनों की मृत्यु के पश्चात आई, निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता। डॉक्टर श्याम कुमार पांडे ने भी लिखा है, हम निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि नन्नराज प्रथम के शासन के अंतर्गत उसके दोनों भाई ईशान देव तथा भवदेव रणकेसरी शासन कर रहे थे। भवदेव भाटक क्षेत्र में तथा ईशान देव खरौद क्षेत्र में, जबकि नन्नराज सिरपुर में स्थापित था। महाशिव तिवरदेव। नन्नराज प्रथम के पश्चात उसका पुत्र तिवरदेव गद्दी पर बैठा। नन्नदेव को ही नन्नराज कहा जाता है, याद रखिए, नन्नदेव को ही नन्नराज कहा जाता है। नन्नराज प्रथम के पश्चात उसका पुत्र तिवरदेव गद्दी पर बैठा। 3 ताम्रपत्रों द्वारा उसके शासनकाल की पुष्टि होती है। महाशिव तिवर के रूप में उसका वर्णन ताम्रपत्रों में हुआ है, जबकि मुद्रा में तिवरदेव लिखा हुआ है। अभिषेक के पश्चात जोड़ी गई पांडुवंशियों के नाम से पूर्व महा लगाने की परंपरा सरबपुरियों से ली थी। तिवरदेव से यह प्रारंभ हुआ। राजधिराज या अधिराज की उपाधि नन्नदेव की थी। आरंग शिलालेख। इससे स्पष्ट होता है कि तिवरदेव संप्रभु था, उसका कोई स्वामी नहीं था। राजा की मुद्रा में उसे कौशलाधिपति के रूप में प्रस्तुत किया गया है। इंद्रबल के काल में जो छोटा सा भाग पांडुवंशियों के अधिकार में आया था, वह तिवरदेव के काल में पूर्णतः को प्राप्त कर चुका था। कौशल क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले छोटे बड़े प्रमुखों को उसने अधीनता स्वीकार करवाई। न केवल दक्षिण कौशल वरन उससे लगे हुए उड़ीसा व अन्य भागों पर भी तिवरदेव ने सैन्य अभियान किया। नन्नराज द्वितीय के अडभार ताम्रपत्र से ज्ञात होता है उसके पिता तिवरदेव ने कौशल संपूर्ण के अलावा उत्कल और अन्य प्रांतों पर शक्ति के बल पर विजय प्राप्त की थी। स्वभुज पराक्रमराजिता सकल उत्कल आदि मंडल आधिपत्य प्राप्त महामतमय डॉक्टर अजय मिश्र शास्त्री ने लिखा है। तिवरदेव ने थोड़े समय के लिए सही मगर उड़ीसा के एक भाग पर शासन स्थापित किया। तिवरदेव के पुत्र नंदराज द्वितीय उत्कल मंडल पर शासन करने का दावा नहीं करता। तिवरदेव वैष्णव धर्म का अनुयायी था। अपनी राजमुद्रा में भी गरुड़ उत्कीर्ण करवाया था। तिवरदेव के बूढ़ा ताम्रपत्र रायगढ़ जिले के बोंडा ग्राम में 1958 ईस्वी को प्राप्त में राजा का गौरवगान करते उसे पंच महाशब्द की उपाधि प्राप्त शासकों द्वारा चरणों में लौटते पोटले बतलाया गया है। तिवरदेव की उपाधि पंच महाशब्द की थी। पंच महाशब्द से सम्मिलित
महाप्रतिहार पिता, महासंधि विग्रह, महास्वशाला, महाभंडागार, महासाधन भाग का बोध होता है। तिवरदेव की एक पुत्री थी जिसका विवाह नन्नराज से हुआ था। संयोग से कि पुत्र और दमान दोनों का नाम नन्नराज था। नन्नराज दमान को तिवरदेव ने पंच महाशब्द की उपाधि दे दी थी। तिवरदेव विष्णुकुंडी महावर्मन प्रथम से युद्ध करते मारा गया। तिवरदेव विष्णुकुंडी माघ वर्मन प्रथम से युद्ध करते मारा गया। नन्नराज द्वितीय। अठबार ताम्रपत्र की प्राप्ति से पूर्व तक यह धारणा थी कि तिवरदेव पुत्र विहीन था और उसकी मृत्यु के पश्चात उसका भाई चंद्रगुप्त पांडु वंश का उत्तराधिकारी हुआ। अठबार ताम्रपत्र से ज्ञात होता है कि नन्नराज तिवरदेव का पुत्र था और अपने दादा के नाम नन्नराज को अपनाने के कारण नन्नराज द्वितीय के रूप में जाना गया। डॉक्टर श्याम कुमार पांडे के अनुसार तिवरदेव का एक पुत्र भी था जिसका नाम नन्नराज था। पितामह के नाम पर इसका नाम भी नन्नराज रखा गया। नन्नराज, जिसे महानन्नराज भी कहा जाता है, अपने बारे में उल्लेखित करवाया है कि भगवान विष्णु का परम भक्त है और स्वपराक्रम से उसने कौशल पर अधिकार प्राप्त किया। चंद्रगुप्त महाशिवगुप्त तिवरदेव का छोटा भाई था। चंद्रगुप्त महाशिवगुप्त तिवरदेव का छोटा भाई था। सिरपुर अभिलेख से इसकी जानकारी मिलती है। चंद्रगुप्त को गद्दी पर बैठते समय परेशानियों का सामना करना पड़ा था। विष्णुकुंडी ने माधव वर्मन से हुए युद्ध में संभवतः तिवरदेव मारा गया था। गद्दी पर बैठने के बाद चंद्रगुप्त को अपने सामंतों को काबू में रखना था। माधव वर्मन द्वारा जीते गए प्रदेशों को फिर से प्राप्त करना था। चंद्रगुप्त ने अपने पराक्रम से यह कार्य संपन्न किया और अपने पुत्र हर्षगुप्त को उस क्षेत्र का शासक नियुक्त किया। चंद्रगुप्त को शासन करने के लिए मात्र 5 साल मिला। चंद्रगुप्त के पश्चात उसका पुत्र हर्षगुप्त शासक हुआ। हर्षदेव के रूप में भी इसका उल्लेख हुआ है। हर्षदेव पूर्वी कौशल प्रदेश पर इसका शासन था। मौखरी सूर्यवर्मन की पुत्री वाष्टा से इसकी शादी हुई थी। एक शक्तिशाली व प्रतिष्ठित राजवंश की कन्या से विवाह कौशल के राजा को और अधिक महत्व दिलवाने वाला था। हर्षगुप्त की मृत्यु जल्दी हो गई। हर्षगुप्त वैष्णव मतावलंबी था। इसकी स्मृति में सिरपुर में विष्णु मंदिर बनाया गया जो आज भी लक्ष्मणेश्वर मंदिर के रूप में विद्यमान है। महाशिवगुप्त बाल अर्जुन। महाराज हर्षगुप्त या नन्नराज द्वितीय के पश्चात पांडुवंश का राजा बाल अर्जुन हुआ। महत की उपाधि उसने भी धारण की। शिव की उपाधि तिवरदेव ने धारण की थी, उसी का पालन किया। गुप्त शब्द का प्रयोग चंद्रगुप्त के काल में प्रारंभ हुआ था। बाल्यकाल से ही पांडव वंशी अर्जुन की भांति यह अर्जुन भी तीर चलाने में माहिर था, इसलिए बाल अर्जुन कहलाया। सिरपुर शिलालेख के अनुसार इस शासक के सर्वाधिक ताम्रपत्र व शिलालेख प्राप्त हुए। लगभग 60 साल का उनका शासनकाल माना गया है। इस शासक का एक भी सिक्का न प्राप्त होना भी आश्चर्यजनक है। निश्चित रूप से जो कहा जाता है वह है इसके पिता का नाम हर्षगुप्त और माता का नाम वाष्टा देवी था। शिवगुप्त बालार्जुन के शासन क्षेत्र के अंतर्गत न केवल कौशल, वरन संबलपुर, कालाहांडी, उड़ीसा के कुछ भाग भी आते थे। दक्षिण भारत के पुलकेशिन द्वितीय ने साम्राज्य विस्तार के दौरान में बालार्जुन को भी हराया होगा। संजन ताम्रपत्र में कौशल विजय का उल्लेख मिलता है। वह भी पराजित हुआ होगा, तब भी कौशल प्रदेश पर बालार्जुन का ही शासन बना रहा, यह निश्चित है। बालार्जुन की राजधानी सिरपुर थी। हेनसांग जब यहाँ आया था तब राजा यही था। क्षत्रिय जाति व बौद्ध मतावलंबी शासक हेनसांग ने लिखा है, बौद्धों के प्रति बालार्जुन की सहिष्णुता ने हेनसांग भ्रमित हुआ था। बालार्जुन शैव मतावलंबी था। शैव मतावलंबी होते हुए भी अन्य धर्मों के प्रति वह सहिष्णु था। इसी के काल में राजा विलास तुंग ने पांडु वंश का नाश किया, ऐसी संभावना है। 675 से लेकर 700 के बीच यह हुआ होगा। श्री राम नेमा ने महाशिवगुप्त को 595 से 655 ईस्वी तक मानते हैं। उसका मामा भास्कर इसी के समय में सिरपुर में बौद्धों का बड़ा केंद्र विकसित हुआ। उसका मामा भास्कर वर्मा सिरपुर में ही रहता था और बौद्ध मतावलंबी था।
बालार्जुन की मुद्रा में गजलक्ष्मी के स्थान पर कुगुदमान, विभव तथा त्रिशूल का अंकन करवाया। ये दोनों शिव से संबंधित चिन्ह हैं। महाशिवगुप्त बालार्जुन का दीर्घकालीन शासनकाल शांति व विकास का काल था। पांडु वंश का स्वर्ण युग भी इसे कहा गया है। सिरपुर का लक्ष्मणेश्वर मंदिर आज भी उसकी गौरवगाथा कहता है। बौद्ध मंदिर और बौद्ध विहार से भी वास्तुशिल्प की उत्कृष्टता का भान होता है। अपने दरबार में वह विद्वानों को आश्रय देता था। महाकवि, शान प्रसिद्ध कवि था। तंत्र साधना के केंद्र के रूप में भी सिरपुर की गणना होती है। पुलकेशिन द्वितीय और हर्षवर्धन के युद्ध में जो संभवतः 612 ईस्वी में हुआ था, पुलकेशिन विजयी हुआ था। 634 ईस्वी के ऐहोल शिलालेख से इसकी राजधानी जानकारी मिलती है। ऐसी संभावना बनती है कि दक्षिण कौशल के बालार्जुन ने भी हर्ष का साथ दिया होगा और परास्त हुआ होगा, लेकिन किसी तरह दक्षिण कौशल को अपने अधिकार में रखने में सफल हुआ होगा। महाशिवगुप्त बोड़ा तामपत्र की तिथि 20 दिसंबर निर्धारित की गई है। यह तामपत्र पुलकेशिन द्वितीय से हर्ष के युद्ध के पश्चात का है। यह तामपत्र अंचल पर शिवगुप्त के अधिकार को प्रमाणित करता है। तिवरदेव तथा दक्षिण कौशल में साम्राज्य स्थापना व विस्तार का जो कार्य प्रारंभ किया गया था, उसे महाशिवगुप्त ने सुदृढ़ किया। हर्ष व पुलकेशिन जैसे उत्तर व दक्षिण भारत की शक्तियों के काल में शिवगुप्त ने दक्षिण कौशल पर अपना अधिकार बनाए रखा। यह कम प्रशंसनीय नहीं है। लंबा शासनकाल जन कल्याणकारी था। बालार्जुन के एक भाई रणकेसरी और एक पुत्र शिवनंदी का उल्लेख आलेखों में मिलता है। बालार्जुन के एक भाई रणकेसरी और एक पुत्र शिवनंदी का उल्लेख आलेखों में मिलता है। बालार्जुन का विशाल साम्राज्य ताश के पत्तों के घर जैसा ढह गया। कुछ दशाब्दी तक रणकेसरी व शिवनंदी का शासन रहा। साम्राज्यवादी चालुक्यों के प्रहार से वे बच नहीं सके। इनकी कमजोर स्थिति का लाभ नलवंशी शासकों ने उठाया। दक्षिण कौशल में अपनी प्रभुता स्थापित की। डॉक्टर श्याम कुमार पांडे के अनुसार। अब आइए जाने बस्तर का नागवंश। नाग भारतीय इतिहास में अनेक दृष्टियों से मनमोहक व चर्चित रहे हैं। भारतीय इतिहास और संस्कृति का कोई ऐसा अध्येता विद्यार्थी न होगा जिसने नागों के संबंध में कुछ न सुना होगा, किंतु नाग जितने मोहक है, उनका इतिहास उतना ही कठिन रहा है। नागवंश के छिंदक नागों का बस्तर में शासन था। इनके कई शिलालेख बस्तर अंचल में प्राप्त हुए हैं। इनका उल्लेख चक्रकोट राजा के रूप में हुआ है। मध्यकालीन भारत में वर्तमान बस्तर का भूभाग इसी के नाम से जाना जाता है। छिंदक नाग राजा जगदलपुर से लगभग 90 किलोमीटर दूर बारसूर को राजधानी बनाकर राज्य करते थे। ये कश्यप गोत्र के थे। इनका ध्वज सर्प चिन्ह युक्त था तथा चिन्ह बाघ व बाघ शावक था। ये नागवंशी अनेक उपाधि धारण किए हुए थे। इनकी एक उपाधि थी सर्वोत्तम शहर भोगवती के स्वामी। यह भोगवती पौराणिक नगर है। श्री रोहिणी झा के अनुसार आधुनिक बस्तर के भोगग्राम दंतेवाड़ा को प्राचीन भोगवतीपुरम का लक्षक माना जा सकता है। डॉक्टर राम कुमार बिहार के अनुसार सर्वोत्तम नगर भोगवती था। अवशेष जब तक प्राप्त नहीं होते तब तक किसी स्थान को उसका लक्षक मानने में गहरी आपत्ति है। नागयुगीन बस्तर अंचल विस्तृत है। इसके उत्तर में दक्षिण कौशल तथा दक्षिण में आंध्र अथवा वेगी प्रदेश था। उसके पूर्व में सबरी नदी की उपात्यता एवं पश्चिम में प्राणहिता नदी पर्यंत इसकी सीमा का विस्तार था। बस्तर के नाग राजाओं के इतिहास में इंद्रावती नदी और उसकी घाटी का अत्यधिक महत्व है। इस अंचल की सभ्यता एवं संस्कृति के विकास में इस सरिता का महत्व सर्वोपरि माना जाता है। बस्तर अंचल के लिए नागकाल में चक्रकोटा या मंडल सोमेश्वर प्रथम के कुरुष पार अभिलेख में उसे चक्रकूटाधीश्वर कहा गया। मासक देवी के दंतेवाड़ा तेड़गी अभिलेख में चक्रगोट का उल्लेख है। राजा हरिश्चंद्र के टेमरा सती अभिलेख 1324 ईस्वी में इस अंचल के लिए चक्रकोट राष्ट्र शब्द का प्रयोग हुआ। नागवंशी राजाओं के शिलालेख जो इंद्रावती नदी के उत्तर में मिले हैं, उनकी भाषा संस्कृत तथा लिपि देवनागरी है, जबकि इंद्रावती के दक्षिण के अभिलेख तेलुगु लिपि तथा भाषा में अंकित है। शक संवत 945 तदनुसार 25 अप्रैल 1023 का इर्राकोड तेलुगु अभिलेख पहला शिलालेख है, जिसमें राजा का नाम क्षितिभूषण यानी प्रतिभूषण है। अधिकांश विद्वानों ने इसे नीप्रतिभूषण माना है। बस्तर में नाग कहाँ से आए, इन पर विद्वानों ने मत व्यक्त किया है।
प्रसिद्ध विद्वान राय बहादुर हीरालाल नागो का बस्तर आगमन दक्षिण भारत से मानते हैं। डीज सरकार ने भी लिखा है, चिंदक नाग कन्नड़ प्रदेश से अपना मूल स्थान छोड़कर 11वीं शताब्दी के मध्य में चक्रकोट आए। निप्रतिभूषण एवं जगदेव भूषण, निप्रतिभूषण एवं जगदेव भूषण। एराकोट में जिस नाग राजा का नाम उत्कीर्ण है उसे निप्रतिभूषण माना गया है। योगेंद्रशील भी यही मानते हैं। 1023 से 1060 ईस्वी के बीच निप्रतिभूषण और जगदेव भूषण धारावर्ष का शासन था। जगदेव भूषण को ही धारावर्ष कहा जाता था। दोनों पिता पुत्र थे यह ज्ञात नहीं। राजेंद्र चोल ने 1024 ईस्वी में चक्रकोट्टम अर्थात चक्रकोट को जीत लिया। शिलालेख में चक्रकोट्टम के योद्धाओं के लिए वीर, साहसी, लड़ाकू शब्द का प्रयोग हुआ है। आर.सी. मजूमदार ने यह संभावना व्यक्त किया है कि चक्रकोट का कथित नाग राजा निप्रतिभूषण है। उपर्युक्त चोल आक्रमण हुआ होगा। जब तक प्रमाण न मिल जाए निप्रतिभूषण को ही बस्तर में नाग सत्ता का संस्थापक मानना समीचीन होगा। निप्रतिभूषण के पश्चात जगदेव भूषण धारावर्ष हुए। इनका उल्लेख बारसूर, पोटीनार, नारायण पाल, कुरुसपाल के शिलालेखों में हुआ है। धारावर्ष की उपाधि जगदेव भूषण की थी। राजभूषण की भी एक उपाधि थी। धारावर्ष, कन्हार जैसे व्यक्तिगत नाम राष्ट्रकूटों के लिए गए हैं, जबकि सोमेश्वर नाम तेलुगु चोड़ वंश से लिए गए हैं। जगदेव भूषण के सामंत चंद्रादित्य ने बारसूर में शिव मंदिर बनवाया। 1060 ईस्वी के पश्चात के शिलालेखों में धारावर्ष का नाम उल्लेख नहीं मिलता है। इसे निष्कर्ष निकाला जाता है कि धारावर्ष के शासनकाल की समाप्ति स्थिति के पश्चात हो गई। निप्रतिभूषण, जगदेव भूषण धारावर्ष के बाद देखें मथुरांतक देव। मथुरांतक का शासनकाल 1060 ईस्वी के पश्चात प्रारंभ होता है। उसके कुल का लांछन धनु वैग्र था। उसके ध्वज में ऐरावत के पीछे कमल तथा कदली पत्र अंकित था। यह दर्शाता है कि मूल नागों से पृथक वंश का नाग निप्रति था। चक्रकोट तथा भ्रमरकोट बस्तर अंचल में दो मुख्य मंडल थे। इनमें से भ्रमरकोट का मंडल का ही मधुरांतक देव मांडलिक था। प्रवीर चंद भंसदेव ने लिखा है, जहाँ तक मैं समझता हूँ भ्रमरकोटिया मंडल नारंगी नदी के दाहिने पर होगा। मधुरांतक ने धारावर्ष को युद्ध में परास्त कर संभावना राज सत्ता प्राप्त की थी। सोमेश्वर प्रथम ने मधुरांतक को परास्त कर और उसकी हत्या कर बस्तर अंचल के दोनों मंडलों पर अधिकार स्थापित किया। चक्रकूट नगर को राजधानी बनाकर शासन किया। मथुरांतक को राजपूर्व ताम्रपत्र में भ्रमरकोट्टय का राजा कहा गया है। उसकी वीरदावली बड़ी है। भोगवतीपुरेश्वर उसकी वीरदावली थी। डॉक्टर के झा चक्रकूट के सिंदग नागों की मूल शाखा के एवं मांडलिक के रूप में उसी कुल का एक सदस्य मधुरांतक देव भ्रमरकोट मंडल में शासन करता था। मधुरांतक ने नाग साम्राज्य को विकसित करने के लिए 1065 ईस्वी पूर्व अनेक युद्ध किए। ये युद्ध कोरापुट कालाहांडी क्षेत्र में हुए होंगे। सोमेश्वर प्रथम के कुरुसपाल अभिलेख में स्पष्ट लिखा है कि निहत्य वीरो मधुरांतकम नृपम महाबलस्तम मधुरामिन ने जिस प्रकार से नारायण ने मधुर तथा अन्य दैत्यों का वध किया था, उसी तरह सोमेश्वर ने युद्ध में महाबली मधुरांतक का वध किया। चक्रकोट मंडल पर शासन करने वाले नाग नृपतियों में नृपति भूषण 1023, जगदेव भूषण धारावर्ष 1060, मधुरांतक देव 1065 से 1069, सोमेश्वर देव प्रथम 1069 से 1111, कन्हर प्रथम 1111, जयसी देव, सोमेश्वर देव द्वितीय 1208, नरसिंह देव, कन्हर देव द्वितीय, हरीशचंद देव प्रमुख है। पुनः नृपति भूषण, जगदेव भूषण धारावर्ष, मधुरांतक देव, सोमेश्वर देव, कन्हर प्रथम, जयसी देव, सोमेश्वर देव द्वितीय, नरसिंह देव, कन्हर देव द्वितीय, हरिश्चंद्र देव। पुनः नृपति भूषण, जगदेव भूषण धारावर्ष, मधुरांतक देव, सोमेश्वर देव प्रथम, कन्हर प्रथम, जयसिंह देव, सोमेश्वर देव द्वितीय, नरसिंह देव, कन्हर देव द्वितीय, हरिश्चंद्र देव। सोमेश्वर देव प्रथम। नागवंशी नरेश सोमेश्वर प्रथम न केवल समकालीन
कि वह पश्चातवर्ती काल में भी बस्तर अंचल को गौरव दिलाने वाला था। पिता धारावर्ष द्वारा खोए हुए साम्राज्य को पुनः प्राप्त करने वाले पुत्र गौरवशाली होते ही है। चक्रकोट ने नाग राज्य की चतुर्दिक विस्तार देकर सोमेश्वर ने ऐतिहासिक उपलब्धि पाई। विजेता व साम्राज्य विस्तारक के रूप में सोमेश्वर प्रथम की गणना होती है। समकालीन परिस्थितियों के गहन अध्ययन से सोमेश्वर के कूटनीतिज्ञ होने की पुष्टि होती है। कूटनीतिज्ञ सोमेश्वर प्रथम ने स्थिति का आकलन कर यह सही निष्कर्ष निकाला कि अकेले ही मधुरांतक से निपटा नहीं जा सकता। मधुरांतक चोलों से गठबंधन के प्रत्युत्तर में सोमेश्वर प्रथम ने दक्षिण के चालुक्यों से गठबंधन किया और सफलता प्राप्त की। न केवल मधुरांतक परास्त हुआ बल्कि मार डाला गया। पारिवारिक पृष्ठभूमि। सोमेश्वर के बारे में जानकारी के स्रोत चक्रकोट मंडल से प्राप्त शिलालेख हैं। 10 से अधिक शिलालेखों में सोमेश्वर प्रथम का उल्लेख है। गुंड महादेवी के नारायणपाल शिलालेख से ज्ञात होता है कि सोमेश्वर प्रथम छिंदंग नागवंश का था। माता का नाम महादेवी था और पुत्र का नाम कन्हरदेव था। कुरुसपाल शिलालेख से पिता का नाम धारावर्ष ज्ञात होता है। भोगवती पुरेश्वर उपाधि से ज्ञात होता है। उसकी राजधानी भोगवती थी। शासनकाल 1069 ईस्वी के कुरुसपाल शिलालेख से सोमेश्वर प्रथम के बारे में पहली जानकारी मिलती है। इससे कहा जा सकता है कि 1069 ईस्वी के आसपास ही सोमेश्वर प्रथम सिंहासन रूढ़ हुआ होगा। सोमेश्वर प्रथम की मृत्यु कब हुई इसके बारे में सही जानकारी नहीं मिलती। 1111 ईस्वी के नारायणपाल शिलालेख में राजा के रूप में कन्हरदेव का उल्लेख मिलता है। सोमेश्वर देव स्वर्गारूढ़ हुए यह जानकारी उपरोक्त शिलालेख से मिलती है। शक-संवत 1030 ईस्वी सन 1109 के बारसूर शिलालेख में सोमेश्वर प्रथम की प्रमुख रानी गंगा महादेवी द्वारा शिव मंदिर को ग्राम दान देने का उल्लेख है। इस शिलालेख से सोमेश्वर प्रथम के जीवित होने का आभास मिलता है। सोमेश्वर देव की मृत्यु फरवरी 1109 ईस्वी और 1111 ईस्वी माना समीचीन होगा। लगभग 40 वर्षों का शासनकाल था। कुरुसपाल अभिलेख। तिथि विहीन इस शिलालेख के द्वारा सोमेश्वर प्रथम के बारे में पर्याप्त जानकारी मिलती है। गुप्त वंश के समुद्रगुप्त की उपलब्धियां इलाहाबाद प्रयाग प्रशस्ति स्तंभ में उत्कीर्ण हैं। चक्रकोट में इस पराक्रमी राजा सोमेश्वर देव प्रथम की प्रशस्ति कुरुसपाल के शिलालेख में उत्कीर्ण है। जगदलपुर से पश्चिम दिशा में 33 किलोमीटर दूर कुरुसपाल ग्राम स्थित है। एपिग्राफिया इंडिका के 10वें खंड में इस शिलालेख को हीरालाल ने संपादित किया। नागरिक लिपि और संस्कृत भाषा में लिखे इस शिलालेख में कुल 39 पंक्तियाँ हैं। इसमें सोमेश्वर प्रथम के बारे में जानकारी दी गई है। शिलालेख के अनुसार सोमेश्वर ने उड़ू, वेंगी लेमना, लंजी, रतनपुर, पुनः वेगी, भद्रपत्तन, वज्र, कौशल के राजाओं से युद्ध किया। बस्तर राज्य चक्रकोट ऐसी चोट की जगह पर था कि अन्य राजा जब चाहे तब आक्रमण कर बैठते। आक्रमण करना या आक्रमण सहना चक्रकोट के राजाओं की नीति थी। का माहिर था। सोमेश्वर प्रथम को इस बात का पूर्ण श्रेय जाता है कि उसने ऐसी सेना तैयार की जो चक्रकोट की रक्षा में तो समर्थ थी ही, चक्रकोट की सीमा वृद्धि के लिए सतत संघर्ष में भी प्रवीण थी। एक के पश्चात एक युद्ध करने वाले अनथक प्रयास करने वाले सैनिकों के कारण ही सोमेश्वर के लिए विजय अभियान सफल हो सका। कुरुसपाल शिलालेख का महत्व और बढ़ गया होता यदि इसमें युद्धों का वर्णन एवं तिथियों का उल्लेख हुआ होता। तिथि विहीन इस शिलालेख से तिथियों के बारे में अपेक्षा अकारात ही है। सोमेश्वर प्रथम के अभियान। यह निश्चित रूप से कहा जाता है कि ये प्रतिबंधी राजा थे। सोमेश्वर प्रथम के कुरुसपाल शिलालेख में प्राथमिकता के आधार पर वर्णित है। इस प्रकार से पैतृक राज्य की प्राप्ति हुई। अभिलेख से स्पष्ट होता है कि उसने चतुर्दिक अपने साम्राज्य का विस्तार किया। चक्रकोट के उत्तर में स्थित कौशल, रतनपुर, लेमना, भद्रपतन, लंजी, दक्षिण में स्थित वेगी, पूर्व में स्थित उड़ू तथा पश्चिम में स्थित ब्रज कौशल के राजाओं से उसने युद्ध किया। उड़ विजय। शिलालेख में राज्यों का उल्लेख उड़ से प्रारंभ होता है। उड़ या ओड़ का वर्तमान रूप उड़ीसा माना जाता है। बृहद संहिता तथा महाभारत में यह उड़ू नाम से उल्लेखित है। उड़ यानी वर्तमान उड़ीसा के अंचल के तत्कालीन राजा का नाम नहीं लिखा है, मगर पूरा विशेषज्ञ डीसी सरकार के अनुसार वह राजा सोमवंशी उद्योत केसरी महाभागुप्त चतुर्थ था।
इस युद्ध में उड़ नरेश संभवतः रणभूमि में ही शहीद हुआ। सोमेश्वर के कुरुषपाल शिलालेख की 15 पंक्ति में लिखा है, उड्डुराय मही प्राग्रमहेश। महर्षि का अर्थ भैंस होता है। यम का वाहन जिसके सामने चलता हो, यम के समान। उड़ राजा के लिए सोमेश्वर सिद्ध हुआ। डॉक्टर अजय मिश्र शास्त्री ने यह मत व्यक्त किया। तत्कालीन उड़ नरेश का नाम महाशिवगुप्त चतुर्थ जन्मजय था। वेंगी विजय। शिलालेख से ज्ञात होता है कि सोमेश्वर ने वेंगी पर 2 बार आक्रमण किया। वेंगी का प्रदेश गोदावरी तथा कृष्णा नदी के बीच का प्रदेश रहा होगा। वेंगी का शासक कौन था, इस पर विवाद की गुंजाइश नहीं है, क्योंकि शिलालेख में वीर चोड़ का नाम उत्कीर्ण है। वेंगी की समकालीन शासक कुलोन तुंगे प्रथम था। उसका पुत्र वीर चोड़ राज्यपाल के रूप में 1078 से 1084 ईस्वी तथा 1089 से 1092 ईस्वी तक कार्य करता रहा। अतः इन्हीं तिथियों में सोमेश्वर प्रथम ने वीर चोड़ को परास्त किया होगा। कुरुषपाल शिलालेख की 15वीं पंक्ति में यह उत्कीर्ण है, वीर चोड़ वर काम। ऐसा प्रतीत होता है कि सोमेश्वर ने वेंगी पर 2 बार आक्रमण किया। पहली बार वह वीर चोड़ पर सा गया और दूसरी बार उसने वेंगी को जला डाला है। गोदावरी नदी के उस पार के शासकों ने चक्रकोट को जला डाला था। लेमना विजय। कुरुषपाल शिलालेख के 15वें श्लोक में लेमना उत्कीर्ण है। उड़ो और वेगी के पश्चात लेमना का उल्लेख है। इससे अनुमान लगाया जाता है कि सोमेश्वर के द्वारा पराभूत किए गए राज्यों में से यह भी एक राज्य था। लेमना की पहचान राय बहादुर हीरालाल ने छत्तीसगढ़ स्थित रायपुर जिले के लवन से किया है। इसके विपरीत डीसी सरकार ने लेमना का अभिज्ञान बालाघाट जिले से लवन से करते हैं। लंजी विजय। सोमेश्वर प्रथम के विजय अभियान में लंजी विजय शामिल था। कुरुषपाल शिलालेख में लंजी का उल्लेख है। लंजी का अभिज्ञान बालाघाट जिले में स्थित लांजी से किया गया है। राय बहादुर हीरालाल, डीसी सरकार, बालचंद्र जैन, मोरेश्वर गंगाधर दीक्षित जैसे पुरातत्ववेत्ताओं ने लंजी को बालाघाट में माना है। झा ने लिखा है, इस अवधि में लांजी के उत्तर में त्रिपुरी के कलचुरी नरेश यश कर्ण का शासन था। हो सकता है कि इस नरेश के किसी सामंत का लांजी में शासन रहा हो। रतनपुर विजय। सोमेश्वर देव प्रथम के कुरुषपाल शिलालेख के 16वें श्लोक में लिखा है, रतनपुर पद्य हे बहा। इस रतनपुर की पहचान पुरातत्ववेत्ताओं ने बिलासपुर जिले में स्थित रतनपुर नगर से किया है। लंजी के पश्चात रतनपुर का उल्लेख है। लंजी और रतनपुर सीमावर्ती राज्य रहे होंगे। लंजी से रतनपुर की दूरी 153 किलोमीटर है। सोमेश्वर के रतनपुर अभियान के समय वहां का शासक कौन था, यह शिलालेख में उत्कीर्ण नहीं है। समकालीन राजाओं और राज्यों के बारे में अन्य स्रोतों से जानकारी प्राप्त करने पर स्पष्ट होता है कि रतनपुर राज्य पर कलचुरी वंश के शासक पृथ्वीदेव प्रथम 1069 से 1094 थे। सोमेश्वर के बारे में लिखा है, उसने रतनपुर को उसी तरह से रौंद डाला जैसे महाइभा अर्थात विशालकाय हाथी कमल फूल को कुचल डालता है। रतनपुर प्रसिद्ध राज को लौंड डालना यह अभी प्रमाणित करता है कि सोमेश्वर महापराक्रमी था। सोमेश्वर प्रथम और वज्र। सोमेश्वर प्रथम के वज्र का उल्लेख मिलता है। शिलालेख के 19वें श्लोक में वज्र शब्द उत्कीर्ण है। यह कुरुषपाल शिलालेख में वज्र कौन सा भाग था, इस पर मतज्ञ नहीं है। राय बहादुर हीरालाल ने इसकी पहचान वैरागढ़ से किया है। वर्तमान वैरागढ़ महाराष्ट्र के चंद्रपुर जिले के अंतर्गत आता है। राजेंद्र चोल कुड़ुतोंगड़ुंग वैराग्राम वज्र वैरागढ़ पर आक्रमण कर हाथियों के कई झुंड अपने साथ ले गए। इससे भी स्पष्ट होता है वज्र बराबर वैरागढ़ ही है। राजाओं की राजधानी होने के कारण भी वज्र की प्रसिद्धि थी। जाजल देव के रतनपुर शिलालेख 1114 ईस्वी के में भी उल्लेख मिलता है कि वज्र का शासक दक्षिण कौशल के राजा को कर देता था। सोमेश्वर और भद्रप्रतन कुरुषपाल। शिलालेख में भद्रपत्तम का उल्लेख 19वें श्लोक में मिलता है। इस भद्रपत्तम की पहचान वर्तमान भांडक से किया गया है। वज्र से लगा हुआ भद्रपत्तम उल्लेखित है। बैरागढ़ से लगा हुआ भांडक नगर है। इससे भी इस मत की पुष्टि होती है, भांडक ही भद्रपत्तम है। वारागढ़ से 70 मील दूर यह नगर स्थित है। भद्रावती के नाम से यह क्षेत्र जाना जाता था। पारंपरिक वर्णन मिलता है। महाकौशल की राजधानी होने का गौरव भी इसे प्राप्त था। चीनी वैन संघ ने भद्रावती की यात्रा की थी। सोमेश्वर ने भद्रपत्तम के शासक के साथ क्या सलूक किया यह ज्ञात नहीं है। कौशल विजय। सोमेश्वर के कुरुषपाल अभिलेख में कौशल का उल्लेख 2 बार हुआ है। पहली बार रतनपुर अभियान के रूप में तो दूसरी कौशल के 6,96,000 ग्रामों पर अधिकार के संदर्भ में हुआ है।
राय बहादुर हीरालाल ने कौशल का समीकरण दक्षिण कौशल से किया है। प्राचीन दक्षिण कौशल की सीमा काफ़ी बड़ी थी। उत्तर दिशा में इसकी सीमा अमरकंटक को छूती थी। दक्षिण में बस्तर, चक्रकोट, पूर्व में उड़ीसा तथा पश्चिम में आधुनिक बरार तक फैला हुआ था। समकालीन इतिहास के अध्ययन से परिज्ञात होता है कि दक्षिण कौशल पर रतनपुर के कलचुरी तथा स्वर्णपुर के सोमवंशी शासकों का राज्य था। दक्षिण कौशल के अंतर्गत आने वाले बिलासपुर, रायपुर, दुर्ग तथा राजनांदगांव जिले रतनपुर के कलचुरियों के अधिकार क्षेत्र में आते थे। उड़ीसा के संबलपुर क्षेत्र में सोमवंशी शासक थे, जिनके अधिकार में वर्तमान छत्तीसगढ़ का भी काफ़ी भाग आता था। सोमवंश का अभिमन्यु सोमेश्वर प्रथम का समकालीन था। यह अभिमन्यु प्रतापी नरेश उद्योत केसरी महाभवगुप्त चतुर्थ की ओर से शासन करता था। कलचुरी, छिंदक, नांग, तेलुगु, चोड़ों के लगातार आक्रमणों से और अतिक्रमणों से अंचल की रक्षा के लिए यह व्यवस्था की गई थी। अभिमन्यु राज परिवार का ही सदस्य था, अतः पूर्णतः भरोसेमंद था। अभिमन्यु के अधीन दक्षिण कौशल का भाग था, जो 12वीं शताब्दी के प्रारंभ में अभिमन्यु के उत्तराधिकारी कुमार सोमेश्वर के अधीन हुआ। शिलालेख के 20वें श्लोक में उल्लेख है कि सोमेश्वर ने कौशल के 6,96,000 ग्राम के लिए इतने बड़े समूचे छत्तीसगढ़ में नहीं है। डॉक्टर हीरालाल शुक्ला ने ठीक लिखा है। संभवतः यह पौराणिक मिथक का उपलक्षक है। पद्म पुराण के अनुसार पारंपरिक रूप में कौशल में 10 लाख गांव थे। यदि यहाँ ग्राम शब्द को सामान्य अर्थ में लिया जाए तो यह भी अतिशयोक्ति होगी। तथापि संकेत मिलता है कि सोमेश्वर ने कौशल की एक विशाल क्षेत्र पर आधिपत्य कर लिया था। इतनी संख्या के ग्रामों की गुत्थी को सुलझाने में वासुदेव शरण अग्रवाल का मत सहायक होता है। इसके अनुसार शिलालेख आदि में जो देशवासी नामों के आगे भारी भारी संख्याएं मिलती है, वे वहाँ के भोग अथवा कर अथवा लगान निर्धारण और उसी के अनुसार नियत भूभाग की सूचक होती थी। जैसे 1000 कराशयन वाले ग्राम में 1000 हल भूमि होती है थी। सोमेश्वर द्वारा कौशल जीतने का उल्लेख मिलता है, मगर 1114 ईस्वी के रतनपुर शिलालेख से स्पष्ट होता है कि कौशल के भाग पर कलचुरियों को अधिकार था। जो भी विजय या सफलता सोमेश्वर ने प्राप्त की थी वह अल्पकालीन सफलता थी। यह असंदिग्ध है। संभावना इसी की बनती है कि सोमेश्वर ने अभिमन्यु से ये ग्राम छीने होंगे, क्योंकि अपेक्षाकृत वही कमजोर सामंत था, क्योंकि कलचुरी रतनपुर के शक्तिशाली थे। यह 1114 ईस्वी के शिलालेख से पुष्ट होता है। सोमेश्वर और जाजल्य देव। चक्रकोट में जिन दिनों सोमेश्वर प्रथम अपनी गरिमा का प्रदर्शन कर रहा था, उन्हीं दिनों रतनपुर पर जाजल्य देव प्रथम अपने तेवर दिखला रहा था। कलचुरी राजवंश का यह महत्वपूर्ण शासक था, जिसने अपने पराक्रम से अपनी धाक जमा ली थी। 1090 ईस्वी के लगभग सिंहासन पर बैठने वाले जाजल्य देव प्रथम के पराक्रम का अभिज्ञान रतनपुर शिलालेख से मिलता है। कलचुरी संवत 866 तदनुसार 1114 ईस्वी में यह शिलालेख उत्कीर्ण करवाया गया। इस तिथि तक चक्रकोट के सोमेश्वर प्रथम की मृत्यु हो चुकी थी। जाजल्य देव प्रथम के रतनपुर शिलालेख की 20वीं और 21वीं पंक्ति में लिखी है, लक्ष्मी छप्त विधापि यश्च जगृहे युधिश्च सोमेश्वर बीसरो दग्धम निर्मित सैन्यम निहत्यानुमम मंद मंत्री कला। अर्थात जिसके सातों प्रकार के ऐश्वर्य हो, सोमेश्वर को युद्ध में उसकी अपार सेना को मारकर जलाकर और रानियों समेत कैद कर लिया, किंतु बाद में उसकी माता के कहने पर छोड़ दिया। बताइए, आपने संसार में ऐसा राजा कोई और देखा या सुना है? रतनपुर का उपरोक्त शिलालेखांश में जिन सोमेश्वर का उल्लेख हुआ है वह कौन था, इस पर मतैक्य नहीं है। डॉक्टर हीरालाल शुक्ला ने लिखा है, वस्तु स्थिति तो यह है कि जाजल्य देव के द्वारा बंदी बनाया गया। सोमेश्वर सोनपुर का सोमेश्वर देव था, जो चक्रकोट के सिंधक नृपति सोमेश्वर प्रथम के अधीन एक मांडलिक था। बालचंद्र जैन ने मत व्यक्त किया है कि जाजल्य देव प्रथम द्वारा पराजित सोमेश्वर चक्रकोट का सोमेश्वर था। श्री मिरासी भी चक्रकोट के सोमेश्वर को ही जाजल्य द्वारा पराजित राजा मानते हैं। डीसी सरकार ने यह मत व्यक्त किया है कि जाजल्य द्वारा पराजित सोमेश्वर पश्चिमी लंका सोनपुर का सोमवंशी राजकुमार सोमेश्वर था। रतनपुर शिलालेख का संपादन करते हुए किल्हार ने लिखा है, बदले की भावना से प्रेरित होकर सोमेश्वर के राज्य पर जाजल्य देव ने आक्रमण किया। बदले की भावना यह इंगित करता है कि चक्रकोट के सोमेश्वर पर ही आक्रमण किया था, क्योंकि उसी ने पूर्व में आक्रमण कर कौशल के 6,96,000 ग्राम छीन लिए। डॉक्टर के झा ने लिखा है, अधिकांश विद्वानों के मतों के परिप्रेक्ष्य में यही बात की अधिक संभावना है। जाजल्य देव का संघर्ष छिंदकनाग सोमेश्वर से हुआ होगा। सोमेश्वर और जाजल्य देव की टकराहट साधारण टकराहट नहीं थी। दोनों अदम्य थे, दोनों महत्वाकांक्षी थे, दोनों के पास अदम्य शक्तिशाली बड़ी सेना थी। झुकने के लिए कोई तैयार नहीं था, अतः संधि संभव नहीं थी। सोमेश्वर द्वारा कौशल के 6,96,000 ग्रामों को छीन लेना युद्ध का एक कारण रहा होगा। जाजल्य देव ने अपने पुरखों पर लगे कलंक को धो डालना चाहता था।
1095 ईस्वी में जाजल्यदेव सिंहासन पर बैठा। लगभग इसी वर्ष उसने चक्रकोट पर आक्रमण किया। 1095 ईस्वी में जाजल्य के आक्रमण के समय सोमेश्वर की अवस्था 64 से 80 वर्ष के बीच थी, जबकि वह व्यावहारिक रूप से युद्ध करने में अधिक सक्षम नहीं रहा होगा और इसी कारण पराजित हुआ होगा तथा जाजल्यदेव प्रथम ने संधि करने के लिए बाध्य हुआ। डॉक्टर के झा के अनुसार सोमेश्वर देव प्रथम की पत्नी धरण महादेव कवर्धा के राजा धरणीधर की पुत्री थी। कवर्धा के राजा राजल्य की पुत्री जाजल्यदेव की ब्याही गई थी। इस प्रकार से जाजल्यदेव और सोमेश्वर देव साढ़ू भाई थे। जाजल्यदेव ने सोमेश्वर देव को परास्त किया, मगर उसका राज्य अपने राज्य में सम्मिलित नहीं किया, वरन सोमेश्वर प्रथम को ही लौटा दिया, क्योंकि अभिलेखों से ज्ञात होता है कि चक्रकोट का राजा 1333 ईस्वी तक बस्तर में शासन करता रहा। बड़ी घमासान लड़ाई के बाद हुए प्रदेश पराजित राजा का जाजल्यदेव ने लौटा दिया था। इसलिए शिलालेख के लेखक ने लिखा है, बताइए आपने संसार में ऐसा राजा देखा या सुना है। सोमेश्वर प्रथम के पश्चात कन्हर देव को भी कलचुरी नरेश पृथ्वी देवती के कोप का भाजन बनना पड़ा था और राजधानी छोड़कर भागना पड़ा था। यह सही है कि दिल्ली कई बार बसी और कई बार उजड़ी, मगर दिल्ली के जैसा भाग्य अन्य राजधानियों का नहीं था। चक्रकूट की राजधानी का तो था ही नहीं, मगर नाग राजाओं की राजधानी अनेक बार बदली, क्योंकि सुरक्षा की दृष्टि से नई राजधानी आवश्यक होती थी। सोमेश्वर की वृद्धावली में उत्कीर्ण शब्द महाराजधिराज, परम भट्टारक, परमेश्वर, यह दर्शाता है राजा महिमावान था। शिलालेख यह स्पष्ट नहीं करता कि सोमेश्वर ने स्वयं सेना का नेतृत्व किया था या किसी सेनापति को भेजा था। ऐसा प्रतीत होता है कि कुछ स्थल उसके सेनापति द्वारा जीते गए। सोमेश्वर के सेनापति यशोराज प्रथम ने 1070 ईस्वी के लगभग यह विजय प्राप्त की थी और यशोराज प्रथम को ही पुरस्कार स्वरूप वह भूभाग राज्यपाल के रूप में शासन करने के लिए सौंप दिया था। सोमेश्वर प्रथम के कुरुषपाल शिलालेख से सोमेश्वर के कृतित्व पर भी प्रकाश पड़ता है। शक संवत 1019 अर्थात 1079 ईस्वी के शिलालेख के अनुसार सोमेश्वर राज विद्या समस्त जगत का आश्रय, धनुष चलाने में अर्जुन के समान, राजाओं का भी अधिपति राजाधिराज था। वह जन्म से ही कामदेव के समान सुंदर था। अपने विरोधियों के लिए अत्यंत भयानक, राजाओं के पुरुरवा समान महामय और राजा हरिश्चंद्र के समान सत्यवादी, महेश्वर के समान कालजयी था।